हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी एलटी ग्रेड के लिए बायोलॉजी की हमारी क्लासेस चली रही थी, लेकिन उसके साथ अब मैं आप लोगों के लिए यूपी एलटी ग्रेड जीएस जीके के भी क्लासेस लेके आई हूँ, जिसमें ये हमारा क्लास सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टीचिंग एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ये सारे टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चैनल है। कोई भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़, कोई भी कंपटीशन की तैयारी टीचिंग एग्जाम के, वो सब इसी चैनल पे आपको करवाई जाती है। साथ ही साथ इसी चैनल पे अभिषेक सर द्वारा एससीईआरटी एनसीईआरटी के भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन करवाए गए हैं। आप उन्हें भी जरूर देखें, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी हर एग्जाम की न्यू होती है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बात करें एलटी ग्रेड की, तो एलटी ग्रेड जीआईसी, इसके सिलेबस जो है वो लगभग मिलते जुलते हैं, तो इसकी तैयारी हम लोग एक साथ कर रहे हैं। जिसमें अभी तक हम लोगों ने, जो आपको पता है एलटी ग्रेड का एग्जाम अभी तक एक ही बार हुआ है 2018 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो जो जीआईसी का एग्जाम हुआ था, जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही कराया जाता है। एलटी ग्रेड भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही कराया जाता है। दोनों का मतलब पैटर्न लगभग सेम ही है। तो चाहे बात करें बायोलॉजी की, चाहे बात करें जीएस जीके का, पूछने का तरीका सेम ही रहता है, क्योंकि जो कराने वाली एजेंसी है वो एक ही है, यूपी पीएससी के द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिसे कहते हैं, उसी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो जो जीआईसी का एग्जाम 2021 में हुआ था, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जीआईसी के और भी एग्जाम, 3 बार जीआईसी का अभी तक एग्जाम हुआ है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे कि जीआईसी का एग्जाम 8 में हुआ है, 9 में हुआ है, 12 में हुआ, 15 में हुआ, 17 में हुआ, लेकिन जो एलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ है वो केवल 18 में ही हुआ है, ठीक है। तो हमने एलटी ग्रेड का देख लिया। उसके बाद और भी जो यूपी पीएससी एग्जाम करवाती है, जैसे डाइट हो गया, जीडीसी हो गया, इन सब के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी एग्जाम रिलेटेड जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे तत्काल प्रभाव से आपको क्वेश्चन, कोई भी न्यूज़ आती है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। आप मान लीजिए ये बुक ले आते हैं, मैंने आपको बुक भी दिखा दिया। अगर आप इस बुक को ले आते हैं और सोचते हैं कि अपने आप से तैयारी कर लें, तो आपको बता दें, हम आपको केवल ना सिर्फ दिए गए क्वेश्चन की, बल्कि जो यहाँ पे आंसर दिए हैं, इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी आपको दिख रहा है वो तो बताऊंगी। सतलज, घग्गर और चौतांग जैसे ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इन जैसे रिवरों से और किस तरह के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, उनको डिस्कस करते हुए, साथ ही अगर करंट अफेयर का जो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया उसको 2025 से रिलेट करते हुए वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट, आपके लाइक से हमें कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा यूट्यूब के माध्यम से नहीं मिलता है, लेकिन उससे मिलता क्या है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग से अनुरोध है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश, किसी भी मीडियम वालों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही करवाए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द हड़प्पन साइट बनमाली इज सिचुएटेड ऑन द व्हिच रिवर। हड़प्पीय पुरास्थल बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है चौतांग, घग्गर, सतलुज या रंगोई। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगोई। जो बनमाली है ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। इसी को पहले सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। सरस्वती नदी कह लें या फिर कह लें सरस्वती का ही एक वर्जन था, एक मतलब इसकी सहायक नदी थी रंगोई। इसी के किनारे बनमाली जो है स्थित है। बनमाली है कहाँ पे? तो ये आज के प्रेजेंट टाइम के हरियाणा में एक जिला है हिसार, वहाँ पे स्थित है बनमाली, ठीक है। अगर बात करें तो बनमाली में कौन सी क्या है, तो हड़प्पन साइट है। इसका उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका उत्खनन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट, या कहीं कहीं आपको मिल जाएगा RS बिष्ट, ऐसे ज़्यादा लिखा रहता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म है रविंद्र सिंह बिष्ट। बिष्ट आप याद कर लीजिए। इनके द्वारा जो है बनमाली की खोज की गई थी, इसका उत्खनन कार्य करवाया गया था। बात करें घग्गर नदी, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, घग्गर नदी को ही उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के नाम से जानते हैं, इसी घग्गर नदी को। और इसी पे घग्गर नदी पे कालीबंगा और सतलज नदी पे राखीगढ़ी जो है पूरा स्थल जो है वो स्थित है, ठीक है। सतलज, एक मिनट,
सॉरी, घग्गर नदी पे ही कालीबंगा और राखीगढ़ी स्थित है। सतलज नदी पे बात करें तो रोपड़पुरा स्थल स्थित है। जबकि चौदांग नदी की बात करें तो हरियाणा राज्य में एक मौसमी नदी है जो यमुना की सहायक है। तो इन तीनों में से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। बनवाली जो है वो रंगोई नदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घग्गर नदी पे कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है तो कालीबंगा और राखीगढ़ी। वहीं पे सतलज नदी पे कौन सा स्थित है तो सतलज नदी पे स्थित है रोपड़। ठीक है, कौन सा? रोपड़। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? व्हिच मौर्यन किंग हैज बीन यूनाइटेड बाय बाणभट्ट इन हर्षचरित्र? ऑप्शन दिया है शालीशुक, बृहद्रथ, कुणाल या इंद्रपालित। इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि बाणभट्ट ने किसका उल्लेख किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। बाणभट्ट पुष्पभूति वंश के राजा हर्ष के दरबार में जो थे ये कवि हुआ करते थे। इन्होंने अपनी एक रचना लिखी जिसका नाम हर्षचरित है। इन्होंने मौर्य शासक के जो अंतिम राजा थे बृहद्रथ, ये बृहद्रथ कौन थे? तो ये मौर्य साम्राज्य के सबसे अंतिम राजा थे और इन्हें प्रजा दुर्बल या बुद्धिहीन शासक भी कहकर बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित में संबोधित किया है। बाणभट्ट ने केवल एक पुस्तक हर्षचरित्र ही नहीं लिखा, इसके साथ साथ इन्होंने और सारी किताबें लिखी। जैसे पूछा जाता है कि बाणभट्ट की कौन कौन सी किताबें हैं तो हर्षचरित तो है ही, इसके साथ साथ कादम्बरी भी इन्हीं की रचना है। कादम्बरी के साथ साथ चंडी शतक ये भी बाणभट्ट की ही रचना है। और इसके साथ साथ एक पुस्तक है मुक्ता डी तक, ये भी आपको बाणभट्ट की रचना ही देखने को मिलेगी। बाणभट्ट थे कौन? तो ये पुष्पभूति वंश के राजा जो हर्ष थे, इन्हीं हर्षवर्धन जिन्हें आप कहते हैं, इनके दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे और इन्होंने हर्षचरित लिखी। हर्षचरित में इन्होंने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसके बारे में बताया है। अगर पूछा जाए कि इस हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया तो इस हर्षचरित का अंग्रेजी में अनुवाद किया एक लेखक थे कावेल और थॉमस नाम के लेखक ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, किसने किया? कावेल और थॉमस ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? Which of the following Delhi Sultanate has stopped giving human punishment in human punishment? यानी कि जो उचित नहीं था, अनुचित दंड जो दिल्ली की जनता को दिया जाता था वो किस सुल्तान ने बंद कर दिया? रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद शाह, फिरोज शाह तुगलक या बहलोल लोदी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जिसे भारत में सिंचाई पद्धति का जनक कहा जाता है, इसी ने जो है दिल्ली में अपने शासनकाल के दौरान ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का, इसके काल को ग्रामीण समृद्धि और खुशहाली का काल माना जाता है। उसने अपने कई मानवतावादी कदम भी उठाए। उसने चोरी आदि के संदर्भ में जो हाथ पैर नाक काट लिए जाते थे, ऐसे अमानवीय दंड को जो है वो बंद कर दिया। एक लेखक थे बर्नी, इनके अनुसार फिरोज के सियासत यानी मृत्युदंड, जो अमानवीय दंड जो मृत्युदंड था उस पर निषेध कर दिया गया यानी रोक लगा दिया गया। उसके शासन में स्थिरता लाने का सबसे बड़ा कारण था कि जो उसने अमानवीय दंड को जो है बंद कर दिया था। उसने घोषणा किया कि किसने? फिरोज शाह तुगलक ने, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना ही नहीं, कर वसूलना ही नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी संस्था बनाना भी है, अपनी जनता को खुश रखना भी है। ये फिरोज का कहना था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक लेखक थे बर्नी। बर्नी की किताब का क्या नाम है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो लेखक बर्नी थे जिन्होंने फिरोज शाह के बारे में बताया हुआ है, उनकी किस पुस्तक में फिरोज शाह के बारे में जानकारी मिलती है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक को ही भारत में सिंचाई पद्धति का जनक के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? सिंचाई पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। बात करें रजिया सुल्तान, तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इसने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया था। ये लड़कों जैसे कपड़े पहन के दरबार में आती थी। इसके भाइयों ने ही इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया है नसरुद्दीन महमूद शाह की, तो ये कौन थे? तो ये तुगलक वंश के अंतिम शासक थे। नसरुद्दीन महमूद शाह कौन थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक, और इन्होंने 1394 से लेके 1413 तक जो है वो शासन किया था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में अमानवीय दंड देना जो है वो बंद कर दिया था। अमानवीय दंड क्या था? जैसे
मृत्युदंड हो गया, लोगों के हाथ पैर, चोरी जैसे छोटे अपराधों पर हाथ पैर काट लेना, इन सबको जो है फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक से जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यह पूछा जाता है कि भारत में सिंचाई पद्धति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसी फिरोज शाह तुगलक को भारत में सिंचाई पद्धति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? Which one of the following Mughal king was first on to be the pensioner of the British? वह कौन सा बादशाह था जिसको मतलब अंग्रेजों ने पेंशन देना शुरू किया था? क्या वो अकबर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, अहमद शाह था या फिर आलमगीर द्वितीय था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जिसने 1772 में मराठों के संरक्षण में दिल्ली पहुंचा तथा 1803 में उसका संरक्षण स्वीकार किया। गुलाम कादिर ने 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय को अंधा बना दिया और 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लेक ने दौलत राव सिंधिया को पराजित किया तथा शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अगर पूछा जाए शाह आलम द्वितीय ने कब अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, तो 1802 में जो है इसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और जो शाह आलम द्वितीय था ये पेंशन पाने लगा, यानी कि पेंशन भोगी बनने वाला पहला मुगल बादशाह हो गया। ठीक है, बात करें अकबर द्वितीय की, तो अकबर द्वितीय कौन था? तो अकबर द्वितीय जो था ये शाह आलम द्वितीय का पुत्र था और बहादुर शाह जफर जो था उसका पिता था अकबर द्वितीय। इसने 1806 से, एक मिनट इसको मिटाते हैं, अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक जो है शासन किया था। 1803 में ही इसने जो है अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, पेंशनर भोगी बन गया था, यानी इसको भी पेंशन के ही माध्यम से मतलब इसको भी पेंशन ही मिल रहा था। बात करें अहमद शाह की, तो इसे आप मिर्जा अहमद शाह के नाम से जानते हैं। ये 1748 से लेके 1748 से लेके 1754 तक शासन किया था। ये 14वां मुगल बादशाह था शाह आलम। ठीक, अहमद शाह जिसे मिर्जा शाह आलम के नाम से, अहमद शाह के नाम से जाना जाता है। आलमगीर द्वितीय कौन था? तो आलमगीर द्वितीय के समय ही पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पलासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच। उसी समय दिल्ली पर जो शासन कर रहा था वो आलमगीर द्वितीय था, क्योंकि आलमगीर द्वितीय का जो शासन काल था वो 1754 से लेके 1759 तक था। तो इसी बीच में पलासी का युद्ध भी देखने को मिला था। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शाह आलम द्वितीय जो था ये पहला पेंशनर भोगी था। अगला क्वेश्चन, अगर एफर्ट पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए हमेशा कुछ अच्छा कुछ नया लाने का प्रयास करते रहें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया? जवाहरलाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद और गोपालाचारी और मनमोहन दास गांधी, चित्तरंजन दास और M.K. गांधी। तो पूछा जा रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे, जो हमारे देश के युवा नेता थे, एक अच्छे मतलब लीडर थे, इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के लिए किसने कहा था, किसने प्रेरित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, देशबंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। देशबंधु चित्तरंजन दास जिसने CR दास के नाम से जाना जाता है, ये इनको देशबंधु की उपाधि मिली हुई थी और ये भारत के एक अच्छे वकील और कवि भी थे, साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता भी थे। ठीक है, कौन? चित्तरंजन दास। और महात्मा गांधी के बारे में आप सभी को पता है, महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनकी मृत्यु नाथू गोडसे के द्वारा मारे जाने पर गोली लगने से 30 जनवरी 1948 को हुआ। और इन्होंने कई सारे आंदोलन किए और उनमें से असहयोग आंदोलन में उनका साथ दिया था चित्तरंजन दास ने। ठीक है, बात करें जवाहरलाल नेहरू की, ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जो थे ये अपनी पढ़ाई के लिए USA गए हुए थे। 1929 में ये USA से लौटे थे और INC को ज्वाइन किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये 1929 में लाहौर सेशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं, जहाँ पे इन्होंने पूर्ण स्वराज की घोषणा की हुई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गोपालाचारी कौन थे? तो C राज गोपालाचारी जो थे ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यही थे C राज गोपालाचारी। और भारत के प्रथम इंडियन गवर्नर कौन थे? तो वो भी यही थे,
सी राजगोपालाचारी, क्योंकि जब गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ तो केवल गवर्नर का पद लागू हो गया 1948 में, तो यही थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। बाकी इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था, तो चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी ने जो है सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित किया था। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास कौन थे, ये इनके राजनैतिक गुरु थे। अगर पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो माननीय विवेकानंद जी इनके आध्यात्मिक गुरु थे, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे, जिन्होंने इन्हें राजनीति की शिक्षा दी, तो वो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। खासी जनजाति है कहाँ, तो खासी जनजाति ये मेघालय में गारो, खासी और जैंतिया 3 पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और इन्हीं पे निवास करने वाले जनजातियों को खासी जनजाति के नाम से जाना जाता है। पूछा जा रहा है 1829 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति ने विद्रोह किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तिरोह सिंह। तिरोह सिंह ने, इन्हें ही तीरथ सिंह के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं तिरोह सिंह लिखा रहता है, कहीं कहीं तीरथ सिंह लिखा रहता है। इन्होंने ही खासी जाति का नेतृत्व किया 1829 में। मेघालय के जैंतिया और गारो पहाड़ियों के बीच में, मतलब एक तरफ जैंतिया है एक तरफ गारो, बीच में खासी पहाड़ी है, और इसी पे खासी जनजाति के लोग निवास करते हैं। 1824 यानी 1824 में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और इस क्षेत्र को सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाने की योजना बनाई गई। इसी सड़क के विरोध में तीरथ सिंह ने 1829 में अपने 10,000 साथियों के साथ विद्रोह कर दिया, जिससे खासी जनजाति विद्रोह का नाम दिया गया। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिद्धू और कान्हू, यहाँ से BPSC TRE में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिद्धू और कान्हू ने किस विद्रोह का जो है नेतृत्व किया था, तो 1855-56 के समय एक विद्रोह हुआ था जिसे आप संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। संथाल विद्रोह, इसी का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू नाम के 2 भाइयों ने किया था। करम शाह कौन थे, तो करम शाह जो थे ये पागलपंथी विद्रोह, जो 1813 से 1831 में पागलपंथी विद्रोह हुआ था, इसी के समय इन्होंने, करम शाह जो थे ये इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है, इसके प्रमुख नेता टीपू मीर थे, और इसी से संबंधित थे करम शाह। बात करें बिरसा मुंडा की, तो इन्हें कौन नहीं जानता है। मुंडा जनजाति या फिर उलन गुलान मुंडा विद्रोह, या जिसे उलन गुलान विद्रोह कहते हैं, इसका नेतृत्व इन्होंने किया था। मुंडा विद्रोह हुआ कब था, तो कहीं कहीं आपको 1899 से 1900 के बीच देखने को सन मिलता है, कहीं कहीं यही सन दिया 1895 से लेके 1900। आप देख लीजिएगा क्या फैक्ट्स है, ये 2 सन आपको मुंडा विद्रोह के बारे में देखने को मिलता है। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। ठीक है, इन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पीय पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है, ये देखिए यूपी जीके से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप चाहेंगे तो हम आपको यूपी जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो हम आपको यूपी के करा देंगे, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको यूपी जीके पढ़ना है क्या। ठीक है, हुलास, देसलपुर, आलमगीरपुर और मांडी, पूछा इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। देखिए ऑप्शन में कुछ भी दे सकता था, लेकिन यही ऑप्शन क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मांडी शहर है ये उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश में नहीं है तो ये कहाँ पे है मांडी, तो मांडी जो है ये, सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देसलपुर। देसलपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। देसलपुर कहाँ पे है, तो देसलपुर गुजरात का जो कच्छ वाला रन का एरिया है, कच्छ के रन का एरिया है, वहाँ पे स्थित है देसलपुर। हुलास, आलमगीरपुर और मांडी ये तीनों उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। यहाँ पे जो ये है आलमगीरपुर, जब आप सिंधु सभ्यता पढ़ते हैं, जब इसको 4 भाग, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका क्षेत्र है, तो नॉर्थ में आप देखते हैं यह जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ है नॉर्थ में। पूर्व में ना ये जो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, पूर्व में ये यहीं तक फैला हुआ है सिंधु सभ्यता। ठीक है, यूपी के आलमगीरपुर तक। और दक्षिण में बात करें तो यह दैमाबाद तक फैला हुआ है, और पश्चिम में अगर बात करें तो यह कच्छ के रण में एक जगह है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, बाकी बात करें हुलास की, तो हुलास कहाँ पे है, तो हुलास जो है सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है सहारनपुर, यहाँ के पास है हुलास। मांडी मुजफ्फरनगर में है, और जो आलमगीरपुर है ये मेरठ में है, मेरठ और सैन्य सभ्यता का पूर्वी स्थल है। ठीक है, बाकी मांडी की बात करें, मांडी तो ये मुजफ्फरनगर में है, आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है,
जबकि देसलपुर कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित सैंधव स्थल है। ये भी सैंधव स्थल है, लेकिन ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचन पाल? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन ना थोड़ा सा टफ लगते हैं, क्योंकि अगर बात करें गुप्त वंश के शासकों की, मौर्य वंश के शासकों की, तो इनको हम लोगों ने पढ़ा होता है। ये शासक ना थोड़ा कम ही देखने को मिलते हैं, मतलब इनके बारे में कम ही लोगों ने स्टडी की होती है। तो ये थोड़ा सा टफ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये महमूद गजनवी के टाइम का शासक था। कौन? राज्यपाल। कन्नौज पर महमूद गजनवी ने जब 1018 में आक्रमण किया था, उस समय जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वो राज्यपाल था। ठीक है, कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राज्यपाल था, जो आक्रमण के भय से कन्नौज को छोड़कर दुर्ग में जाकर छिप गया था। वह कौन सा दुर्ग था जिसमें यह छिपा था? तो उसका नाम बाड़ी था। कौन सा था? बाड़ी, कहीं कहीं बारी लिखा होता है, बारी। इसी दुर्ग में जाकर यह छिप गया था। इसकी कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राज्यपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया, और यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार था। ठीक है, अगर पूछा जाए अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक कौन था, तो उसका नाम यशपाल था। क्या था? अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक क्या था? क्या नाम था उसका? यशपाल। यशपाल। ठीक है, और बात करें आनंदपाल की, तो यह तोमर वंश का शासक था आनंदपाल, और इसका अलग नाम था, एक इसे अंगद पाल के नाम से भी जाना जाता था। विद्याधर कौन था? तो विद्याधर चंदेल शासक था। चंदेल शासक विद्याधर ने 1003 से लेकर 1035 तक जो है वो शासन किया था, और यह चंदेल शासक था। ठीक है, बाकी ये राज्यपाल किससे संबंधित था? तो यह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ करता था। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र के कारण सिराजे हिंद कहा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क करिएगा कि शिक्षा सिराजे हिंद के नाम से कौन सा जगह जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। जौनपुर मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, उसी कारण इसे सिराजे हिंद कहा गया। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जौनपुर से ही शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, अगर बात करें कि जौनपुर में जो शिक्षण संस्था था उसका नाम क्या था, तो बीवी राजा बेगम का मदरसा, या जौनपुर में प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान के रूप में स्थित है। अगर पूछा जाए बीवी राजा बेगम का मदरसा यह किसने निर्माण करवाया था, तो एक सरकी शासक था महमूद शाह, उसकी पत्नी बीवी राजा ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जौनपुर की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो चचेरा भाई था जौना खां, बाद में जिसका नाम बड़े होकर पड़ गया मोहम्मद बिन तुगलक, उसी के नाम पे, जौना खां के नाम पे, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। इसी को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता था। बाकी सहारनपुर की स्थापना किसने की थी, तो सहारनपुर की स्थापना सूफी संत शाह हारून चिश्ती ने की थी। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जौनपुर की स्थापना किसने की थी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अपने भाई जौना खां जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक है उसी के लिए, मतलब उसी के नाम पे इसकी स्थापना की थी। बात करें लखनऊ की, तो नवाब आसफ उद्दौला के नाम पर जो है इसका नाम लखनऊ पड़ा। ऐतिहासिक पौराणों, मतलब अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो कहा जाता है कि भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे उन्हीं के नाम पे उनको राम ने ये नगरी दान में, मतलब राज्य करने के लिए दी हुई थी। इसे लक्ष्मणपुर के नाम से, लक्ष्मणपुरी के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम लखनऊ कर दिया गया, जो फिलहाल नवाबों का शहर है। और यहाँ पे करंट में इससे जो है व्यंजन के मामले में भी इससे जो है एक नाम से संबोधित किया गया। वो नाम क्या है मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि लखनऊ को नवाबों की नगरी के साथ साथ और किस चीज़ की नगरी कहा जाता है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। आई होप सो कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइक से भी हमें मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? नचना कुठार का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, या देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर? पूछा है कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये चार के चारों मंदिर ना आपको बता दें कि चारों मंदिर ही गुप्त काल के मंदिर हैं, लेकिन इसमें पूछा उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है ललितपुर, वहाँ पे एक नदी बहती है बेतवा नदी, उसी के तट पर ये देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर जो है वो स्थित है। बाकी अगर बात करें नचना कुठार का मंदिर तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिले में? तो मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में। तिगवा का विष्णु मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और कटनी के बीच एक जगह पड़ती है तिगवा, वहीं पर ये तिगवा का विष्णु मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक कंकाली देवी की भी मूर्ति रखी हुई है, जिसका कारण इसे कंकाली देवी का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक, बात करें भुमरा का शिव मंदिर तो ये मध्य प्रदेश के सतना नामक जिले में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के सतना में। ठीक है, सतना, मध्य प्रदेश के सतना में। नचना कुठार का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के पन्ना में। तिगवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर और कटनी के बीच स्थित तिगवा नामक जगह पर, और भुमरा मंदिर ये मध्य प्रदेश के सतना में। बाकी देवगढ़ मंदिर ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ये भी उत्तर प्रदेश जीके से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन है आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? देखिए ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था और इसे आप जो है बैंकिंग से भी रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं। उस समय का जो ये क्वेश्चन था इसका सही जवाब था ऑप्शन ए। 2021 में जो है 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। लेकिन अभी आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था। अभी आपसे पूछ सकता है कि ये जो जुर्माना लगाती है आरबीआई, जो जुर्माना लगाती है ये किस अधिनियम के तहत लगाती है? तो एक अधिनियम है बैंकिंग विनियम अधिनियम, जो 1949 की धारा 46 और धारा 47 के तहत जो है लगाया जाता है यह बैंकों पर कर। ठीक है, और 7 जुलाई 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते 14 बैंकों में, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं, निजी बैंक हैं, विदेशी बैंक हैं, सहकारी बैंक है और लघु बैंक जो है, इन पे 14.5 करोड़ का जुर्माना लगाया हुआ था। आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन पे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के और बैंक वित्त और ऋण अग्रिम और अन्य प्रतिबंधों के कुल प्रावधानों का अनुपालन न करने की वजह से जुर्माना जो है वो लगाया गया था। यह जुर्माना किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है? तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 46AI और 47AC के तहत जो है ये धारा लगाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है जीएसटी का परिषद का अध्यक्ष कौन है? हु इज चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति जिसे आप कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। बाकी जीएसटी के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानने को है, जैसे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। 101वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 279A का 1 इसमें जो है जीएसटी के परिषद का प्रावधान किया गया है। यह वस्तु एवं सेवा कर के संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, कौन सा? जीएसटी। अगर बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री जो प्रेजेंट टाइम में हमारे देश के माननीय मोदी जी हैं। अगर बात करें ये किस आर्टिकल के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पॉलिटी से पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो आर्टिकल 75 के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है, कौन सा आर्टिकल बताता है कि प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो इसके लिए आर्टिकल 78 जो है ये प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, वहीं पे बात करें नीति आयोग का उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष 2022 में सुमन बेरी जी को बनाया गया था, जो अभी तक हैं यही नीति आयोग के उपाध्यक्ष। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो वो हमेशा नीति आयोग के अध्यक्ष के पद पर रहेगा। बात करें नीति आयोग के इस समय सीईओ कौन है 2025 में, तो
BVR सुब्रमण्यम, ये नीति आयोग के सीईओ हैं। वाइस प्रेसिडेंट, जैसा आप सभी को पता है, पहले जगदीप धनखड़ जी हुआ करते थे, लेकिन अभी ये चेंज हो गए हैं। अभी कौन है? CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन जो है ये हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकता है, क्योंकि ये अभी फिलहाल करंट में देखने को मिला है कि जगदीप धनखड़ जी ने अपने पद से रिजाइन दे दिया स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताते हुए। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट के पद पर आए वो CP राधाकृष्णन जी हैं। बाकी GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगर पूछ लिया जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा जो है प्रधानमंत्री होगा। पहले इसे योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। बात करें GST परिषद के सदस्यों में, तो अगर 28 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री, अर्थात कुल 31 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, 28 राज्यों के सदस्य और 3 जो मेन केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, इसके 3 सदस्य मंत्री हो या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री हो। एक टोटल 31 लोग जो हैं GST काउंसिल के सदस्य होते हैं। 17 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में GST परिषद की 45वीं बैठक हुई थी। GST, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के एग्जाम में देखने को मिला था, क्योंकि इसकी जो 45वीं बैठक है 2021 वाली, वो लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम में आ गया था। लेकिन अभी बात करें जो सबसे लास्ट वाला GST बैठक हुआ था 2024 में, अंतिम बैठक जिसे आप कहते हैं, वो कहाँ पे हुआ था? तो वो नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 3 और 4 सितंबर, 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में जो है ये 56 नंबर की बैठक थी, जो नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से एक एक क्वेश्चन को मैं कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। अगर आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि इस चैनल पे जो LT ग्रेड GIC के हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, असमानता वायरस, इनइक्वालिटी वायरस ग्लोबल रिपोर्ट, जो वैश्विक रिपोर्ट 2021 है, वो प्रकाशित की गई किसके द्वारा की गई? ऑक्सफैम के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, किसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 जो है वो जारी किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सफैम के द्वारा। असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 ये एग्जाम में क्यों पूछा गया? क्योंकि आप सभी को पता है उस समय देश में कोविड-19 जैसी महामारी जो है भारत और दुनिया भर में मौजूद असमानताओं में अधिक वृद्धि कर रहा था। इसी के लिए ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। अब आपसे ऐसा कोई भी रिपोर्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछ सकता है तो ये पूछ सकता है कि विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक के द्वारा तो विश्व विकास सूचकांक रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा बहुत सारे रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे आप IMF कहते हैं, इसके द्वारा जारी किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को जुड़वा सिस्टर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन या IMF की जुड़वा बहन के रूप में किसे जाना जाता है, तो IMF को वर्ल्ड बैंक की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है। बात करें यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसने भी जैसे SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सारे इंडेक्स जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई 2014, 2015, 2016, 2017? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा की शुरुआत 13 जनवरी 2016 में हुआ था। इस योजना की शुरुआत देश में किसानों को न्यूनतम और एक समान बीमा किस्त पर एक व्यापक जोखिम समस्या प्रदान करने के लिए किया गया था। ठीक है, अभी अगर आपसे कोई नई पूछ लिया जाए किसानों से संबंधित प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना लाई है, तो वो है प्रधानमंत्री कृषि योजना, प्रधानमंत्री धान कृषि योजना। ये पूछ सकता है कि ये किस सन में आई, तो ये 2025 में आई थी। प्रधानमंत्री धान कृषि योजना 2025 में आई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ये लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? भारत निर्माण
योजना का संगठन नहीं है, मतलब पार्टी नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। क्या ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग या फिर ग्रामीण पेयजल आपूर्ति? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण उद्योग। ग्रामीण सड़कें यानी रूरल रोड, इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है ये प्रधानमंत्री सॉरी जो गांव की क्या कहते हैं भारत निर्माण योजना है उसके घटक हैं। इसके साथ साथ इस योजना में 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। कौन कौन सी है? सिंचाई को सुनिश्चित करना, गांव में अच्छी सड़कें बनाना, आवास उपलब्ध कराना, पीने का पानी उपलब्ध कराना, बिजली आपूर्ति और ग्रामीण संचार। ये चीज़ें जो है ये भारत निर्माण योजना का संगठक है। इसके अलावा कोई भी चीज़ आपको ऑप्शन में दे दे तो वो गलत जवाब हो जाएगा। जैसे ग्रामीण उद्योग अभी इसमें शामिल नहीं किया गया, अभी ये जो है निम्न लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। ये योजना किसके द्वारा लाया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना संचालित है। ठीक है, इसमें ग्रामीण उद्योग जो है वो शामिल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 के संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? देखिए संघीय बजट प्रस्ताव जो होता है कि 2021-22 में जब आया था तो 6 स्तंभ थे जो इस ऑप्शन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। लेकिन अभी आपको बताते हैं 2025 में जब ये संघीय बजट प्रस्ताव आया तो इसमें टोटल 9 स्तंभ शामिल हो गए। कितने? 9 स्तंभ। उस समय के अनुसार इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बता रही हूँ वो आपको पीडीएफ में मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और अपने कॉपी लेकर अपने नोट्स में जो है इन चीज़ों को लिखना होगा। ठीक है, 2025 से मैं रिलेट करते हुए सारी चीज़ें चल रही हूँ। 2025 में अगर संघीय बजट प्रस्ताव के स्तंभों की बात करें तो कितने हैं? 9। और 2021-22 में कितने थे? 6। अगर बात करें वो 9 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला है बुनियादी ढांचा और निवेश, दूसरा है समावेशी विकास, मानव संसाधन विकास, नवाचार एवं अनुसंधान विकास, हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षा, राज्यों की सहायता, वित्तीय क्षेत्र और अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 उद्देश्य जो है, 9 स्तंभ जो है वो संघीय बजट 2025 में प्रस्तावित किए गए हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। बुनियादी ढांचे, समावेशी शिक्षा, मानव संसाधन विकास, नवाचार एवं अनुसंधान का विकास, हरित विकास, ऊर्जा सुरक्षा, राज्यों की सहायता, वित्तीय क्षेत्र और अगली पीढ़ी के सुधार। ये 9 जो है 9 संघीय बजट के स्तंभ माने गए हैं। ठीक, 2025-26 के। बाकी इसका जो सही जवाब था गांव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, ये उस समय शामिल नहीं था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन सा शामिल था ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? म्यूचुअल फंड आर रेगुलेट इन द इंडिया बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? आरबीआई, सेबी, बीएसई या एनएसई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेबी। भारत में म्यूचुअल फंड जो है उसको भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे आप सेबी के नाम से जानते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे सेबी कहा जाता है। इसके द्वारा म्यूचुअल फंड को जो है संचालित किया जाता है। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यानी कि सैचुरेटेड बॉडी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया? राजा चलैया समिति, वर्मा समिति, गोईपोरिया समिति या चक्रवर्ती समिति? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोईपोरिया समिति। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं के सुधार और सुझाव देने के लिए गोईपोरिया समिति का जो है गठन किया गया। बात करें राजा चलैया समिति की तो इसकी स्थापना 1991 में हुई। राजा चलैया समिति या कर प्रणाली में सुधार के लिए बनाया गया। वर्मा समिति जो है ये यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव के लिए जो दिल्ली में हुआ 1912 का जो यौन उत्पीड़न था उससे संबंधित है। वर्मा समिति 1912 में स्थापित हुआ और यह यौन उत्पीड़न कानून में बदलाव के लिए बनाया गया। चक्रवर्ती समिति तो इसकी स्थापना ये बना कब? 1982 में बना। कब बना? 1982 में। इसकी जो स्थापना है वो मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए किया गया। प्रोफेसर सुखमत चक्रवर्ती इसके अध्यक्ष थे और इन्हीं के नाम पे इसे चक्रवर्ती समिति कहा गया और 1982 में ये बना था। बाकी जो बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए समिति बनाई गई उसे गोईपोरिया समिति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है?
भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश अपने पास कितना रखता है, उसको जानने के लिए इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन ए तो हो ही जाएगा कि 7.33%। लेकिन हम यह भी जान लेते हैं कि भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना। तो भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है। वही बात करें उत्तर प्रदेश का कितना है, तो उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश का है। अगर बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो उत्तर प्रदेश भारत का चौथे नंबर पर राज्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे नंबर पे ये आता है उत्तर प्रदेश, जिसकी जो क्षेत्रफल है वो कितना है 2,40,928 है। 928 ये क्षेत्रफल है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश और पांचवें नंबर पे गुजरात आता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के बढ़ते राज्यों को घटते हुए क्रम में लगाइए। नंबर 1 पे आप क्या लिखेंगे, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। ठीक है, बात करें उत्तर प्रदेश की तो चौथे नंबर पे क्षेत्रफल, अब पूरे भारत का क्षेत्रफल अपने पास चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा रखता है। अगर बात करें भारत की, तो भारत जो है ये पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि इससे पहले 6 और देश ऐसे हैं जिसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से बड़ा है। अगर पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो पहले नंबर पर आता है रसिया, जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं, रसिया। दूसरे नंबर पे आता है कनाडा, तीसरे नंबर पे आता है चीन, चौथे नंबर पे आता है यूएसए, पांचवें नंबर पे आता है ब्राज़ील, छठे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे आता है हमारा भारत। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत 7वें नंबर पे है। रसिया, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर पे आता है भारत। भारत में चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, पहले नंबर पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश। अगर पांचवें नंबर पे पूछ ले तो गुजरात है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि ये पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% अपने पास रखता है। अगर पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर पूरे भारत का क्षेत्रफल है, जिसमें 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश अपने पास रखता है, जो कितना है 100% का 7.33% है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर था। अब देखिए 2020 का ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कि कौन सा शहर 2020 में जीडीपी और आय के मामले पे नंबर 1 पे था। आपको बता दें जो शहर 2020 में नंबर 1 पे था वही 2025 में भी नंबर 1 पे है। कौन सा शहर है वो, तो उत्तर प्रदेश का नोएडा है, जिसे आप गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाने लगा, इसका नाम चेंज कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी एंड स्टैटिकल डिवीजन द्वारा जारी उत्तर प्रदेश स्टैटिकल रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 पे शीर्ष पे है, उसे गौतम बुद्ध नगर या फिर नोएडा के नाम से जाना जाता है। 2025 में भी यही नंबर 1 पे है। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें लखनऊ की, तो इसे चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। मेरठ में खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि खेल सामग्री चाहे हॉकी हो गया, बैट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, सीमेंट, चीनी, कपड़ा या ऑटोमोबाइल। कौन सा इसमें उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी सीमेंट, चीनी, कपड़ा ये सब जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों में आते हैं। इसके साथ साथ अगर रसायन दिया होता तो ये भी उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। रसायन से संबंधित रासायनिक फैक्ट्रियाँ भी उत्तर प्रदेश में है। इंजीनियरिंग से भी संबंधित है, सूचना प्रौद्योगिकी से भी संबंधित है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे जिसमें आता है वो कृषि के मामले में नंबर 1 पे है। बाकी ऑटोमोबाइल से उत्तर प्रदेश का कोई भी मतलब संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और कपड़ा उद्योग ये सब चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों में अंतर होता है, ठीक है। लोक नृत्य कई सारे होते हैं, लेकिन शास्त्रीय नृत्य एक ही होता है। हमारे भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो भारत में पहले 8 शास्त्रीय नृत्य हुआ करती थी, लेकिन अब जो भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है वो 9 हो गई है। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो संख्या है वो चेंज हो गई है, ठीक है। भारत में टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो 9 है। पहले कितना हुआ करते थे? 8 हुआ करते थे, जिनमें उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य जिसे आप कथक कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्यों में शामिल है। इसके अलावा भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम, ओडिशा, सत्रिया और छऊ, ये 9 जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है ये शास्त्रीय नृत्यों में शामिल हो गए हैं। ये नृत्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार उत्पन्न हुए हैं और भारत की समृद्धि और संस्कृति को आध्यात्मिक विरासत का हिस्सा है, ठीक है। अगर बात करें भरतनाट्यम कहाँ से संबंधित है, तो तमिलनाडु से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। मणिपुरी मणिपुर से। मोहिनी अट्टम ये भी केरल से। केरल की 2 हो गई, कौन कौन सी? एक कथकली, एक मोहिनी अट्टम। उड़ीसा से उड़ीसी जो है उड़ीसा से। सत्रिया जो है ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। और छऊ जो है यह सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त या पूर्वी भारतीय नृत्य छऊ, और इसे अभी हाल में जोड़ा गया है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे लोक नृत्य की बात की गई है, कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जैता जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। लेकिन इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे लोक नृत्य होते हैं, जैसे चरकुला, ये कहाँ का है? चरकुला ये भी उत्तर प्रदेश का है। चरकुला लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। इसके साथ साथ रासलीला, रासलीला कहाँ का है? रासलीला उत्तर प्रदेश का। रासलीला के साथ साथ नौटंकी, नौटंकी कहाँ का है? ये भी उत्तर प्रदेश का है। नौटंकी, धोबिया, धोबिया ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। धोबिया कहाँ का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे एरियो में धोबिया होता है। छपेली, दीवारी ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। बाकी 3 ऑप्शन में जो आपको दिए हैं, सिग्मो, गोड़े और मोडनी, ये कहाँ की है? सिग्मो, गोड़े और मोडनी, तो यह महाराष्ट्र की है। ये तीनों कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की, ठीक है। और जो ये है जैता, ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में चरकुला, रासलीला, नौटंकी, ख्याल, धोबिया, धुरिया, झूला, छपेली, दीवार और जैता जैसे लोक नृत्य ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ 12th फाइनेंशियल कमीशन? 12वां वित्त आयोग, ये उस समय पूछा गया क्वेश्चन था, और अभी जो है आपसे अभी कितने नंबर के वित्त आयोग भारत में कार्यरत है? तो 16वें नंबर के हैं। 16वें नंबर के कौन है? अरविंद पंगड़िया। अरविंद पंगड़िया अगर पूछा जाए वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो अरविंद पंगड़िया जो है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, और ये 2025 में 16वें नंबर के हैं। 12वें नंबर के कौन थे? तो सी रंगराजन थे। ये क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा प्रेजेंट में कौन है, तो अरविंद पंगड़िया है। जो वित्त आयोग का आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 280 होता है, इसमें वित्त आयोग की चर्चा की गई है, ठीक है, आर्टिकल 280 में, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उगमों में से सही नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी राज्य दिए हैं और राज्यसभा में उनकी सीटें दी हैं, पूछा इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया असम की 8 सीटें, असम में 8 सीटें, यही आपका पहला ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि असम की 7 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं। कितनी? 7 सीटें। छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3 और उत्तर प्रदेश की 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार की कितनी सीटें राज्यसभा में है, तो बिहार की 16 और मध्य प्रदेश की बात करें तो 11। बिहार की 16, मध्य प्रदेश की 11, छत्तीसगढ़ की 5, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तर प्रदेश की 31 और असम की जो है वो 7 सीट है। कितनी? 7। तो यही आपका ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? आर्टिकल 43A, 39A, 38 या 54? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 43A। भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी की बात की गई, जिसे राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। यह लिया कहाँ से गया? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आपसे यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं हिंदी में, यह कहाँ से लिया गया? तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह भारत के भाग 4 में है।
ये जो है 36 से लेके 51 तक आर्टिकल अपने पास रखता है। और 43A में राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता को सुनिश्चित करें। अगर बात करें इस अनुच्छेद का, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, कितने द्वारा? 76 द्वारा। ये 36 से लेके 51 तक आर्टिकल अपने पास रखता है। अगर बात करें 38 में किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ पे जो 38 दिया है इसमें किस चीज़ की बात की गई है, तो इसमें राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, इसकी बात की गई। 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। और 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रावधान 45 में किया गया, साथ साथ 21A में भी किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? उत्तर प्रदेश का जो विधान परिषद है वो वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। आर्टिकल 198 के अनुसार जो वित्त विधेयक यानी जो बिल है, धन विधेयक है, इसको जो है कोई भी विधान परिषद केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, उसके बाद यह स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाअधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? महाअधिवक्ता, जिसे आप एडवोकेट जनरल कहते हैं, एजी के नाम से जाना जाता है, इसकी नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 56। भारतीय संविधान के आर्टिकल 56 के तहत उत्तर प्रदेश का राज्यपाल जो है ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहित किसी व्यक्ति को राज्य का महाअधिवक्ता जो है वो नियुक्त करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें आर्टिकल 66 की, ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य की सरकार के कार्य के संचालन का प्रावधान करता है। आर्टिकल 67 राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी देता है। और आर्टिकल 168 राज्य के एक विधानमंडल का प्रावधान है। यह विधानमंडल राज्यपाल तथा एक या दोनों सदनों को मिलकर बना है, उसके बारे में आर्टिकल 168 बताता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य यानी कि वही जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, डीपीएसपी, इसमें मौलिक कर्तव्यों की बात की गई जो आर्टिकल 36 से 51 तक है। पूछा जा रहा है ये किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? संथानम समिति, सरकारिया समिति, स्वर्ण सिंह समिति या फिर इंदिरा गांधी नेहरू समिति? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? तो 36 से लेके 51 का को शामिल किया गया। इसमें आर्टिकल जो है 51 का को शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसमें कितने कर्तव्यों की बात की गई है? तो इसमें 11 कर्तव्यों की बात की गई है। कितने कर्तव्यों की? 11 कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक, बात करें संथानम समिति की, तो यह भ्रष्टाचार की जांच के लिए 1902 में बनाई गई समिति है। 1962 में भ्रष्टाचार की जांच के लिए संथानम समिति। और सरकारिया समिति जो है ये 1983 में केंद्र और राज्य के बीच जो है सीमाओं जो संबंध है उनके बारे में बताता है। और इंदिरा गांधी नेहरू जैसे समिति कोई भी समिति नहीं है। संथानम समिति जो है इसका अगर प्रमुख कार्य पूछ लिया जाए तो इसका तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जांच के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन इसने सीवीसी की भी स्थापना की। 1964 में इसने सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसकी स्थापना भी इसी संथानम समिति द्वारा की गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिसमें टोटल 11 कर्तव्यों की बात की गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, आपको तापगृह यानी थर्मल पावर स्टेशन दिए हैं और राज्य दिया है कौन सा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है। पहला दिया बाढ़ कहाँ पे है? तो बाढ़ जो है ये बिहार में है, बिल्कुल सही बात है। लारा जो है ये छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। कुडगी कर्नाटक में है। और गडवारा जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। गडवारा जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि यही आपका गलत है। ठीक है, गडवारा है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसके साथ साथ अगर बात करें बिहार में और कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट हैं, तो बाढ़ तो है ही, बाढ़ के साथ साथ बरौनी, कहलगांव, काटी, बक्सर थर्मल पावर प्लांट और नवीनगर थर्मल पावर प्लांट ये आंध्र प्रदेश में है।
अगर बात करें लारा, तो ये पहले छत्तीसगढ़ में हुआ करता था, लेकिन अब ये वर्तमान में बंद है। लारा थर्मल पावर प्लांट वर्तमान में बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ को ही ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए भारत की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ को ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलत होते हुए भी सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो गाडरवारा जो है ये मध्य प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। यही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुछ खनिज दिया है और उसके क्षेत्र दिए हैं। पहला दिया लो अयस्क। लो अयस्क यानी कि आयरन अयस्क जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो लो अयस्क जो संबंधित है वो संबंधित है ईटावीरा। ईटावीरा कहाँ में है, तो ईटावीरा ब्राज़ील में है, यहाँ से संबंधित है लो अयस्क। फिर दिया मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ से संबंधित है, तो मैग्नीज चितवारा से संबंधित है। चितवारा कहाँ पे है, तो चितवारा जो है वो जॉर्जिया में है। कहाँ पे है, जॉर्जिया। फिर दिया है तांबा। तांबा के लिए प्रसिद्ध है कनाडा का सडवरी। कनाडा का सडवरी जो है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, कनाडा में। कहाँ पे है, कनाडा में। उसके बाद बॉक्साइट के लिए एक ही बचता है वाइपा। वाइपा कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। और ये ईटावीरा कहाँ पे, ये ब्राज़ील में। ईटावीरा जो है ब्राज़ील में है, ये लो एस के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज के लिए चितवारा, जो जॉर्जिया का चितवारा है वो प्रसिद्ध है। तांबा कनाडा का सडवरी, और ऑस्ट्रेलिया का वाइपा शहर जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का ए। 4 3 2 1 ये किस में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 4 3 2 1, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भूमध्य रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, केन्या, युगांडा, गैबोन और जाम्बिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जाम्बिया। जाम्बिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। बहुत सारे देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। जाम्बिया की जगह अगर कोई और दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा, जिसे आप इक्वेटर लाइन कहते हैं, ये टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से, 13 देशों से। वो 13 देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे देख लीजिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक या गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किवीराती, सोवाटोम और प्रिंसिपी। ये 13 देश ऐसे हैं जहाँ से ये इक्वेटर लाइन जो है होकर गुजरती है। इसके अलावा किसी भी देश से ये नहीं गुजरती। कहाँ कहाँ से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किवीराती, सोवाटोम और प्रिंसिपी। ये 13 देशों से जो है ये गुजरती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या किस जनपद पर जो है वो स्थापित किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में जो है वो स्थापित किया गया। मोर जो है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगर इसका साइंटिफिक नाम पूछे तो इसका साइंटिफिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, पावो क्रिस्टेसस है। वर्तमान में अभी 2025 में उत्तर प्रदेश में पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पशु जन्म नियंत्रण परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2025 में स्थापित किया गया पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है। गौंड, खरवार, सहरिया या चेरो। इसकी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सहरिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गौर, खरवार और चेरो जैसी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती है, जबकि सहरिया जो जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के जिला जो है, एक जिला है ललितपुर वहां पे पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितना टफ क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश जीके से, देख सकते हैं आप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई वुडबरी के द्वारा, क्लार्क के द्वारा, एनजी टांसले के द्वारा या ईपी ओडम के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एनजी टांसले के द्वारा। या इकोसिस्टम से पूछा गया, इकोलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है कि इकोसिस्टम की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी, तो 1935 में एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम की अवधारणा दी गई थी। टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक यंत्रों का एक विशेष प्रकार है जिसकी रचना अजैविक और जैविक घटकों से होती है। अगर बात करें पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, तो ये आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर पूछा जाए पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द यूज किसने किया था, तो अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने पारिस्थितिकी शब्द जो है
टर्म का यूज किया था, लेकिन इसकी अवधारणा किसने दी थी? एजी टांसले ने। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मॉडर्न इकोसिस्टम के फादर कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोसिस्टम। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर है उन्हें एपी ओडम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मदर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, तो ईपी ओडम हो जाएगा, ठीक। इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। एजी टांसले जो है, इनको जो है इन्होंने जो है पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा दी थी। टर्म किसने दिया था पारिस्थितिकी? तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसे कहा जाता है? तो एपी ओडम को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णुता है? खरबूजा, मटर, लोबिया या चुकंदर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुगर बीट यानी कि चुकंदर जो है ये जो है लवण सहिष्णुता फसल है। अन्य में फसलों में जो साल्ट टॉलरेंट है क्रॉप, उनमें से जौ, ढैंचा, सनई, उर्द, मूंग, मटर जैसे जो फसल है ये भी लवण सहिष्णुता फसलों में आते हैं, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? यानी कि जो फसल खड़ी है खेत में, अभी कटी नहीं है, उसको काटने से पहले ही एक नई फसल बो देना क्या कहलाता है? सहफसली खेती, बहुफसली खेती, मिश्रित खेती या फिर रिले खेती? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रिले खेती। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल को बो देना ही रिले खेती कहलाती है। अगर पूछा जाए सहफसली खेती क्या है, तो एक ही साथ दो फसलें, जैसे गेहूं के साथ सरसों बोया जाए तो यह सहफसली कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? ऊंचाई वाले ऊपरी क्षेत्र, निचले क्षेत्र, जलमग्न क्षेत्र या वर्षा वाले क्षेत्र? तो मोटे अनाज वाली जो फसलें होती हैं, मोटे अनाज कौन से होते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब मोटे अनाज में आता है। तो इनको ना ऊपरी क्षेत्रों में उगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों में अगर बारिश भी हुई तो पानी ढनक के नीचे आ जाएगा, ऊपर रुकेगा नहीं, और मोटे फसलों को सिंचाई की अत्यधिक आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें ऊपरी क्षेत्रों में उगाया जाता है। अगर बात करें जलमग्न क्षेत्रों में, तो गन्ना और धान जैसे चीज़ों को जलमग्न क्षेत्रों या निचली क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, सौर ऊर्जा का कारण है संलग्न प्रक्रिया, विखंडन प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया या दहन प्रक्रिया? सोलर एनर्जी यानी सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फिजन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा जो है, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है सूर्य से ऊर्जा निकलती है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में होता क्या है? तो इसमें हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन के बहुत सारे परमाणु मिलकर हीलियम के नाभिक में परिवर्तित हो जाता है, और इससे जो होता है ऊर्जा निकलती है, जिसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिला जीआईसी में, और एलटी में आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, मैथ के क्वेश्चन आते हैं। जीआईसी में आपको मैथ के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते, यही थोड़ा सा उलटफेर होता है, चाहे आप इसको मैथ का मान लीजिए, रीजनिंग का मान लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये आपको दिया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने इस तरह से 18, 19, 20 या 22। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक पैटर्न पर आधारित होता है। पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, पैटर्न आप देख लीजिए, जैसे आप किसी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, जैसे देखिए यहाँ से पैटर्न बनाइए, ऐसे पैटर्न बनाइए। तो 14 जो है ये कैसे आया? तो 4 × 3 + 2, ये निकल के आ गया 14। अब इसी को अगर ये देखिए यहाँ से, ठीक, यहाँ से ले लीजिए ऐसे, 4 × 3 + 2, फिर ऐसे ले लीजिए ऐसे, 9 × 3 + 2 29 हो जाएगा, फिर 26 × 3 + 2 80 हो जाएगा, फिर 6 × 3 + 2 कर दीजिए, तो ये आपका 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया गया? 4 × 3, 4 यहाँ पे ले लीजिए ऐसे, 4 × 3 + 2 कर दीजिए, तो आपका निकल के आ जाएगा 14। फिर 9 × 3 + 2, 9 × 3 + 2 कर देंगे तो आपका 29 निकल के आ जाएगा। 26 × 3 + 2 कर देंगे तो आपका 80 निकल के आ जाएगा, और 6 × 3 + 2 कर देंगे तो आपका यहाँ पे जो है 20 आएगा। 6 × 3 12 छत्रिक 18 और +2 20 निकल के आ जाएगा, तो 20 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, शब्दों के विषम युग को चुनिए। मृत्यु, रोग, अंगूर, शराब, दूध, मक्खन, पानी, ऑक्सीजन। तो
अंगूर से शराब बनता है, बिल्कुल सही बात है। दूध से मक्खन बनता है, सही बात है। पानी से ऑक्सीजन बनता है, सही बात है। मृत्यु से रोग नहीं होता, रोग से मृत्यु होती है। ये अगर इस तरफ दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ से थोड़ा-सा उलट के दे दिया गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जीआईसी में 40 क्वेश्चन और एलटी ग्रेड में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम एक ही बार हुआ 2018 में, उसका प्रीवियस ईयर मैंने आपको करवा दिया जीएस-जीके का, और बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए हमारे इसी चैनल पे चल रहे हैं। एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बीपीएससी टीआरई 4.0 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमारे इसी चैनल पे करवाए जा रहे हैं, तो आप उनसे भी जरूर जुड़ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। हेलो।